हेलो दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल गुड़ला कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, ये घटना चक्र का नवीनतम संस्करण है और इसमें पूर्व परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र आए हैं आईएएस और विभिन्न राज्यों के पीसीएस के, उनकी प्रारंभिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का हल व्याख्या सहित दिया गया है। व्याख्याएं अति महत्वपूर्ण हैं और क्वेश्चन कुछ रिपीट भी होते हैं, विशेषता पीसीएस परीक्षाओं में। और व्याख्याएं अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि व्याख्याओं में से आगामी परीक्षाओं में प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 97। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? देखिए, राजा के प्रति वफादारी ए में दिया है, बी में दिया है शांति एवं अहिंसा, सी में दिया है बड़ों का सम्मान, डी में दिया है धार्मिक सहनशीलता। ठीक है, तो इसमें ये शांति और अहिंसा भी है अशोक के धम्म में, बड़ों का सम्मान भी है, धार्मिक सहनशीलता भी है। ठीक है, ये चीज़ें क्योंकि अलग अलग ऑप्शन में दी गई हैं, तो इसलिए इसका उपयुक्त आंसर जो है ई होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, बिहार पीसीएस में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अशोक का धम्म धर्म एवं नैतिक संहिता थी। ठीक है, 12वें शिलालेख में जो बात कही गई है धर्म के विषय में, और दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से भी अशोक ने धर्म के विषय में कुछ बातें कही हैं। यहाँ व्याख्या में दिया है कि अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। ठीक है, ये देखिए प्राकृत भाषा है शायद, तो ये तो नहीं आते कि अपासीन वे बहुकयाने दया दाने सचे सोचिए मादे साधवे चा, तो ये परीक्षा में नहीं आता है। हाँ, इसके अर्थ आ जाते हैं। अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दान दया ये करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता रखना, साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति, अहिंसा और बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता की बात करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98 में दिया है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। ठीक है, तो ए में दिया है शिलालेख फर्स्ट, और बी में दिया है स्तंभलेख 5, और सी में दिया है शिला अभिलेख 9th, डी में दिया है शिला अभिलेख 11वां शिलालेख। ठीक है, तो इसमें से जो आंसर बन रहा है आपका, जो प्रश्न में पूछा गया है, उसके दृष्टिकोण से बी आंसर आपका बन रहा है स्तंभ अभिलेख 5। ठीक है, 11वां देखिए, जो आपका शिलालेख 11वां है वो क्या कहता है कि धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन इसमें 11वें शिलालेख में किया गया है, और 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है। ये धर्म से संबंधित बातें मैं बता रहा हूँ, अशोक के धम्म से संबंधित। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं अब इसकी। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है, यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं।
2 मोर और 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभलेख के अनुसार अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध इसने निषिद्ध किया। ठीक है, तोता, मैना, अरुणा, जंगली। देखिए, जो मैंने ऊपर पढ़ा है, यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और यहाँ तक भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। इस तरह की प्रकृति के क्वेश्चन आईएएस परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है। 5वें स्तंभलेख के अनुसार अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध निषिद्ध किया। कौन कौन से? तोता, मैना, अरुणा, जंगली, बत्तख, नंदीमुख, चमगादड़, रानी चींटियाँ, अस्थि रहित मछली, कछुआ, शाही, गिलहरी, हिरण, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर और ऐसे चौपाए जो खाए न जाते हों और अन्य किसी काम में आते हों। ठीक है। प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन, तिस्या और पुनर्वसु के दिन 3 ऋतुओं की प्रथम पूर्णिमा को तथा दूसरे त्योहारों पर बैलों, बकरों, सुअरों तथा अन्य जानवरों को बधिया न किया जाए। तिस्या, पुनर्वसु और ऋतुओं की पूर्णिमा को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़ों और बैलों को न दागा जाए। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें से फैक्चुअल क्वेश्चन भी बन रहा है और जो आईएएस परीक्षा में क्वेश्चन पूछने की प्रकृति है उससे भी संबंधित क्वेश्चन बन रहा है, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकटकाल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ठीक है। ए में दिया है सैगोरा ताम्रपत्र अभिलेख, बी में दिया है अशोक का रुमंदी अभिलेख, सी में दिया है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, डी में दिया है चंद्र का मेहरौली स्तंभलेख। ठीक है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर से सैगोरा अभिलेख मिला है और एक ये बगोरा बांग्लादेश से महास्थान अभिलेख मिला है, तो इससे हमें पता चलता है कि अकाल के समय मौर्य साम्राज्य में राहत कार्य जनता के लिए किया जाता था। ठीक है। तो एक तो ये सैगोरा ताम्रपत्र लेख है और दूसरा महास्थान अभिलेख है। महास्थान इसमें दिया नहीं है किसी ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा सैगोरा ताम्रपत्र अभिलेख। ठीक है। और अशोक का रुमंदी अभिलेख स्तंभलेख क्या बताता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद लुम्बिनी गए, क्योंकि लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है। तो बुद्ध के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए या बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए अशोक ने वहाँ भू राजस्व की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी और बलि कर को पूर्णतः माफ़ कर दिया। ठीक है। तो ये आपका अशोक का रुमंदी स्तंभलेख है। ठीक है। बाकी प्रयाग प्रशस्ति ये हरिसेन की है। ठीक है। इसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति में। चलिए आगे चलते हैं। ये आईएएस परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी देखिए व्याख्या जो दी गई है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त सैगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगोरा जिले बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना मौर्यकालीन प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। ठीक है। तो दोनों ही अभिलेख सैगोरा और महास्थान अभिलेख ये मौर्य काल में जनता के लिए अकाल के समय राहत कार्यों के संबंध में है। जैसे अकाल पड़ गया
तो जनता को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया। इन सब की चर्चा सहगोरा और महास्थान अभिलेख में हमें मिलती है। जैन परंपरा में भी चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु प्रसंग के साथ दीर्घ अकाल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100, और ये इसमें ए में कथन ए दिया है और कारण आर दिया है, और पूछ रहा है कि सही उत्तर का चुनाव कीजिए कोट के द्वारा। कथन ए है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ठीक है, हाँ, 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कलिंग को अपने राज्य में मिला लिया था। और कारण आर दिया है, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। देखिए, कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके पीछे जो अशोक का उद्देश्य था वो व्यापारिक दृष्टिकोण से था, क्योंकि अशोक के राज्य से दक्षिण भारत को जाने वाला जो स्थल और समुद्री मार्ग है उसके मार्ग में कलिंग पड़ता था, और कलिंग हाथियों के लिए भी मशहूर था। ठीक है, तो दोनों ही बात थी जिसके कारण अशोक ने कलिंग विजय की थी। तो ए और आर दोनों सही है, और चूँकि कलिंग दक्षिण भारत जाने वाला स्थलीय और समुद्री मार्ग है, इसे नियंत्रित करना चाहता था, तो इसीलिए अशोक ने जो है कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। तो व्याख्या भी कर रहा है आर की ए। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये किस में है? ये ए में दिया है, तो ए कोट आपका ठीक हो जाएगा, ए आंसर है इसका। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। देखिए, व्यापार के लिए जो दक्षिण भारत जाने वाला संपर्क मार्ग था वो कलिंग से होकर के जाता था, इसलिए कलिंग पर अशोक ने 261 ईसा पूर्व में अपना नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी, अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। कथन ए दिया है, इसने मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। ठीक है, मौर्यकालीन जो शासक थे उन्होंने धार्मिक आधार पर भूमि अनुदान नहीं दिया। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जो भूमि अनुदान के विषय में सर्वप्रथम जानकारी हमें मिलती है वो सातवाहन शासकों के द्वारा भूमि अनुदान के संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक है, अच्छा, कारण आर, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। ये गलत है कि भू अनुदान के विरुद्ध मौर्य काल में कृषकों ने विद्रोह किया। ठीक है, तो इसमें ए सही है और आर गलत है। ये कौन से में है? सी में। ए सही है परंतु आर गलत है, तो सी आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, इसकी व्याख्या है, धार्मिक आधार पर भूमि अनुदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय में अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि अनुदान नहीं दिया। भूमि दान के विरुद्ध कृषकों का कोई विद्रोह का विवरण प्राप्त मौर्य काल में नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हेमू। ठीक है, तो जो ये मेगास्थनीज था ये सेल्यूकस निकेटर का प्रतिनिधि बनकर या राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, ना ही अशोक के दरबार में आया था, ना हर्षवर्धन, ना ही हेमू। ठीक है,
तो इसका सी आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। व्याख्या इसकी, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। देखिए, सेल्यूकस निकेटर पश्चिमोत्तर भारत में, जो आधुनिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एरिया पड़ता है आज, वहाँ पर सिकंदर का प्रतिनिधि था और वहाँ का शासक बनाकर सिकंदर ने इसे छोड़ा था, सेल्यूकस को, ठीक है। और मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत बनाकर भेजा था, ठीक है। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। भारत में उसने जो भी कुछ देखा सुना उसने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसी भी रूप में कई डायमेंशन से पूछ लिया जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत के रूप में रहा, या मेगास्थनीज की जो पुस्तिका है इंडिका, इसके विषय में पूछ लिया जाता है, या मेगास्थनीज के विषय में पूछ लिया जाता है कि भारत में उसने जो है समाज के जो वर्णन किया है वो 7 वर्गों में किया है, इसके विषय में भी पूछ लिया जाता है। और जो मौर्य साम्राज्य में नगर पालिका की व्यवस्था थी उसके संबंध में भी जो है इंडिका में इस मेगास्थनीज ने लिखा है, उसके संबंध में भी पूछ लिया जाता है। तो कई डायमेंशन से क्वेश्चन बनते हैं मेगास्थनीज पर, तो आप सभी डायमेंशन से क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 103। मेगास्थनीज दूत था, ठीक है। ए में दिया है सेल्यूकस का, देखिए ऊपर अभी पढ़ा हमने सेल्यूकस का, किसका दूत था ये, सेल्यूकस का। और किसके राज दरबार में आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। तो ए आंसर हो जाएगा इसका सेल्यूकस। बिहार पीसीएस प्री एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 104। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया, पुनः रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो ये सी चंद्रगुप्त मौर्य, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये यूपी पीसीएस मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, ठीक है। ए दिया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, नहीं। बी दिया है अशोक के शिलालेखों में, नहीं। सी दिया है पुराणों में, नहीं। डी दिया है मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका में, ठीक है। मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया है कि मेगास्थनीज ने भारत के समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। नंबर 1 पे दार्शनिक आ जाते हैं, नंबर 2 पर कृषक, नंबर 3 पे पशुपालक और शिकारी, नंबर 4 पे शिल्पकार और व्यापारी, नंबर 5 पे योद्धा और नंबर 6 पे निरीक्षक आ जाते हैं, नंबर 7 पे मंत्री और उपदेशक आ जाते हैं। तो इस प्रकार भारतीय समाज को इसने मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में विभाजित किया था, ठीक है। बिहार पीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो डी आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। नंबर 1 है दार्शनिक, नंबर 2 है कृषक, नंबर 3 है पशुपालक एवं शिकारी, नंबर 4 है शिल्पकार एवं व्यापारी, नंबर 5 दिया है योद्धा, नंबर 6 दिया है निरीक्षक, नंबर 7 दिया है मंत्री एवं उपदेशक, ठीक है। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सिविल सर्विसेज परीक्षा में कि भारतीय समाज में दास प्रथा नहीं थी, ऐसा किसने कहा है, तो ये मेगास्थनीज हो जाएगा इसका आंसर। और ये आपसे क्वेश्चन पूछ ही लिया कि भारतीय समाज को कितने वर्गों में मेगास्थनीज ने जो है बांटा था, तो ये आपका क्वेश्चन ऊपर हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 106। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। अभी ऊपर हमने पढ़ा है 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, ठीक है।
तो डी आंसर हो गया जी इसका 7 श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? ए दिया है अर्थशास्त्र, बी दिया है मुद्रा राक्षस, सी दिया है मैगस्थनीज की इंडिका। अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था कि मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, तो सी आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज की इंडिका। यूपीआरओ एआरओ मेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जबकि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य या कौटिल्य। मुद्रा राक्षस किसकी लिखी पुस्तक है? विशाखा दत्त, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की लिखी हुई पुस्तक है, जिसके बारे में जो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। ए दिया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी दिया है अशोक के शिलालेख में, सी दिया है पुराणों में, डी दिया है मैगस्थनीज की इंडिका में। अभी हमने ऊपर पढ़ा है क्वेश्चन में कि मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किसने किया था? मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज की इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार थे? ठीक है। तो ए में दिया है कौटिल्य, बी में दिया है मैगस्थनीज। अभी जो हमने 7 वर्गों में विभाजन देखा था मैगस्थनीज की जो इंडिका है, जिसमें मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, तो उसमें ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिक ये भी दिए थे, ठीक है। तो ब्राह्मण श्रमण दार्शनिक ये मैगस्थनीज के जो 7 वर्गीय विभाजन है भारतीय समाज का मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में, उसमें दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मैगस्थनीज, ठीक है। तो ये उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन भारत में देखिए, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इसमें से भविष्य में सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। प्राचीन भारत में ब्राह्मणों और श्रमण को 2 प्रकार के दार्शनिकों के रूप में पहचानने का उल्लेख यूनानी इतिहासकार मैगस्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में किया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। इन 7 वर्गों में भारतीय समाज में दार्शनिकों का एक वर्ग था, जिसके 2 मुख्य प्रकार ब्राह्मण जो वैदिक परंपरा से जुड़े पुरोहित और वैदिक ज्ञान और धार्मिक अनुष्ठान परंपरागत हिंदू विचारों को संरक्षित करते थे, और दूसरे थे श्रमण। ये क्या थे? जैसे बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु, ठीक है। तो श्रमण कौन थे? गैर वैदिक तपस्वी, जिनमें बौद्ध, जैन और अन्य त्याग आधारित परंपराओं के अनुयायी शामिल थे, ठीक है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? देखिए, टैक्स अगर चोरी करता था कोई मौर्य साम्राज्य में, मौर्य काल में, तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। टैक्स चोरी करने की सबसे बड़ी सज़ा थी मौर्य काल में मृत्युदंड, ठीक है। तो ए आंसर हो जाएगा मृत्युदंड। बी में सामानों की कुर्की जब्ती नहीं, सी में कारावास नहीं, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं है। और वर्तमान समय में टैक्स चोरी के विषय में तो आजकल या तो कुछ समय की जेल हो जाती है या फिर जो है अर्थदंड निर्धारित किया जाता है, ऐसी परंपरा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा संचालित होता था। इनकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। कर की चोरी के करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। ऐसा मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णित किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि नगर प्रशासन के विषय में कितनी समितियां थी, उसमें कितने सदस्य होते थे,
और कौन सी समिति क्या क्या करती थी। तो ये चीज़ें, ये बातें आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। क्वेश्चन किसी भी डायमेंशन से पूछा जा सकता है मेगास्थनीज से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। दिव्यवदान ये तो बौद्ध ग्रंथ है। अर्थशास्त्र क्या है, ये आचार्य चाणक्य या कौटिल्य द्वारा राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है लिखी हुई। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। तो इंडिका में ही अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि नगर प्रशासन के विषय में जो जानकारी दी है कि पाटलिपुत्र का जो नगर प्रशासन है वो 30 सदस्यों की विभिन्न समितियां, जिसमें 5-5 सदस्य होते थे, उनके द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, तो ये सी आंसर हो जाएगा इंडिका इसका। आपका 112, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, ए में दिया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बी में दिया है मेगास्थनीज की इंडिका। तो नगर प्रशासन के विषय में अभी हमने क्वेश्चन में और व्याख्याओं में ऊपर पढ़ा है कि मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन की व्याख्या करती है। ठीक है, अभी मैंने बताया था 30 सदस्यों की जो कमेटी थी, उसकी उप कमेटी जिसमें 5-5 सदस्य होते थे, कुल मिलाकर 6 समितियां होती थी, और जो नगर प्रशासन के विषय में नगर प्रशासन को देखती थी। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका मेगास्थनीज की इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, ए में दिया है अर्थशास्त्र, बी में दिया है ऋग्वेद, सी में दिया है पुराण, डी में दिया है इंडिका। तो मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है ये इंडिका। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी अर्थशास्त्र जो है आचार्य चाणक्य या कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। ऋग्वेद जो है ये आर्यों का ग्रंथ है। ठीक है, और पुराण जो है ये भी हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 114, इंडिका का मूल लेखक। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। तो बी आंसर हो जाएगा इसका मेगास्थनीज। जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं सेम, उसमें से केवल एक क्वेश्चन को रख लीजिए, बाकी को क्रॉस कर दीजिए, और वह क्वेश्चन रखिए जिसमें व्याख्या दी गई हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115, इंडिका का लेखक कौन था। फिर से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा है मेगास्थनीज है इंडिका के लेखक। इंडिका जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है, जिसमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है। तो बिहार पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 116 है, इंडिका का लेखक कौन था। पुनः रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ये मेगास्थनीज हो जाएगा, डी आंसर। ठीक है, तो एमपीपीसीएस प्री एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। 117, वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है। ठीक है, तो जो जन्म मृत्यु का लेखा जोखा नगरपालिका में रखा जाता है, बल्कि जन्म प्रमाण पत्र बनते हैं बच्चों के, आप लोगों को पता होगा इस चीज़ का। तो उस समय मौर्य काल में भी जन्म मृत्यु का हिसाब किताब नगर पालिका प्रशासन द्वारा ही रखा जाता था। तो आज भी जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो है नगर पालिका द्वारा वर्तमान भारत में किया जाता है। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। ठीक है, इसकी व्याख्या है, मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक था। ठीक है, तो नगर पालिका का जो प्रमुख था वो नागरिक था। और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब किताब रखती थी। ठीक है, तो इसमें जो 6 समिति थी 5-5 व्यक्तियों की, इसमें से तीसरी समिति
किसका हिसाब रखती थी? जन्म मृत्यु पंजीकरण का, नगर पालिका में जो मौर्य प्रशासन में थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका और पंचायत द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये विवादित क्वेश्चन है, झारखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2023 में पूछा गया है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि जो इन्होंने क्रम दिया है वो कोई भी क्रम नहीं बन रहा है। व्याख्या में दिया गया है, मौर्यकालीन साम्राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। इसमें सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई प्रांत थी। प्रांतों का विभाजन मंडलों में और मंडल का विभाजन विषय जैसे आजकल जनपद हैं, तो मौर्य प्रशासन में इन्हें विषय कहा जाता था। आजकल के जनपद को विषय का विभाजन स्थानीय या 800 ग्राम का जो समूह है, जो विषय थे, जनपद थे, उनका विभाजन जो है 800 ग्राम के समूह में, और स्थानीय का विभाजन, ये जो 800 ग्रामों का विभाजन है या समूह है, 800 ग्रामों का जो समूह है इसे स्थानीय कहते थे, और स्थानीय का विभाजन द्रोणमुख में। ठीक है, तो 400 ग्रामों का जो समूह होता था उसे क्या कहते थे? द्रोणमुख। और द्रोणमुख का विभाजन कर वाटिका या खारवटिक 200 ग्रामों के समूह में कहा जाता था। ठीक है, और खारवटिक का विभाजन संग्रहण 10 ग्रामों का समूह में, ये संग्रहण होते थे, 10 ग्रामों का समूह किया जाता था। और ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो गांव जो थी मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको कि मौर्यकालीन साम्राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई प्रांत थी, और प्रांतों को मंडलों में, जैसे आजकल कमिश्नरी होती हैं, और मंडल को विषय में, विषय जैसे जनपद होते हैं, तो और विषय का विभाजन स्थानीय, ये 800 गांवों का समूह होता था स्थानीय, और स्थानीय का विभाजन द्रोणमुख में 400 गांव होते थे, यानी कि एक द्रोणमुख में 2 स्थानीय होते थे। ठीक है, और द्रोणमुख का विभाजन जो है करवाटिका या खारवटिक में, ये 200 ग्रामों का समूह होता था, करवाटिका या खारवटिक, तथा खारवटिक का विभाजन संग्रहण, तो 10 गांवों का जो समूह होता था वो संग्रहण कहलाता था। ठीक है, और सबसे छोटा इकाई जो थी ये गांव थी। मौर्य साम्राज्य में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। ए दिया है संस्कृति, कला एवं साहित्य। बी दिया है सोने के सिक्के। नहीं, सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने चलाए सबसे पहले भारत में, मौर्य काल में सोने के सिक्के नहीं थे। सी में दिया है प्रांतीय विभाजन, और डी में दिया है हिंदू पुस्तक साम्राज्य। तो प्रांतीय विभाजन भी था। ठीक है, तक्षशिला और आपका अवंती, ये इस प्रकार के जो प्रांतीय विभाजन थे अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ, उत्तरापथ, ये सब मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय विभाजन थे। ठीक है, अच्छा, और हिंदू पुस्तक जो है इनका साम्राज्य भी फैला हुआ था, मौर्य साम्राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए में दिया है संस्कृति, कला एवं साहित्य, और बी में सोने के सिक्के वो नहीं, और सी में प्रांतीय विभाजन हाँ, और डी में हिंदू पुस्तक साम्राज्य हाँ। तो ए, सी और डी, ये आपका डी में दिया गया है, तो डी आंसर हो जाएगा ACD। व्याख्या है इसकी, मौर्य सम्राटों ने संस्कृति, कला एवं साहित्य के विकास में महती भूमिका अदा की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य
उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। ठीक है, कर्नाटक विजय तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही हो गई थी। मगध में पूर्व में मगध से लेकर और पश्चिम में सौराष्ट्र और सोपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। देखिए, गुजरात विजय और तुम्हारी सौराष्ट्र, ये सब जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही कर ली गई थी ये विजय। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत तत्कालीन भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। ये पश्चिम में था हिंदुकुश पर्वत। और अशोक के अभिलेख में मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय सत्ता केंद्र की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो अगर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के दृष्टिकोण से देखें तो मौर्य साम्राज्य की जो सीमा है वो ईरान तक फैली हुई थी। ठीक है, आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी भारत के ही अंग थे उस समय। ठीक है, बस ये जो पूर्वोत्तर का एरिया है, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये 7 सिस्टर्स जो कही जाती हैं, ये अलग थे मौर्य साम्राज्य से। और नीचे जो केरल और तमिलनाडु वाला एरिया है वो मौर्य साम्राज्य से अलग थे। ठीक है, बाकी आज का जो भारत है उससे भी अधिक भूभाग मौर्य साम्राज्य के पास था। अच्छा, तो अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के केंद्रीय सत्ता केंद्र की राजधानी पाटलिपुत्र तथा 4 प्रांतों के नाम मिलते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, यानी मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। और मगध साम्राज्य के जो 4 प्रांत थे, उत्तरापथ, नंबर 2 अवंती राष्ट्र, नंबर 3 कलिंग, नंबर 4 दक्षिणापथ। कलिंग की विजय तो अशोक ने की थी 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, अच्छा, स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय सबसे पहले हिंद यमन या इंडो ग्रीक शासकों को है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, भाग एवं बलि थे। ठीक है, ये प्राचीन भारत में भाग और बलि कर थे जो जनता राजा को देती थी। ठीक है, तो ए दिया है इसने सैनिक विभाग, बी दिया है राजस्व के स्रोत, सी दिया है धार्मिक अनुष्ठान, डी दिया है प्रशासकीय विभाग। तो बी हो जाएगा इसका आंसर, राजस्व के स्रोत। व्याख्या इसकी, भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का भूमि पर सर्वोच्च अधिकार था। राजकीय भूमि से आय तथा कृषकों से उपज का एक भाग कर के रूप में लिया जाता था। इस कर को क्या कहते थे? भाग। जो कृषि भूमि होती थी लोगों के पास, उसमें जो उपज का भाग लिया जाता था वो भाग कर कहलाता था। ठीक है, इसी प्रकार बलि भी एक राजस्व का स्रोत था। दूसरा राजस्व कर क्या था? बलि। ठीक है, तो बलि और भाग ये राजस्व कर थे प्राचीन भारत में। मौर्य काल में भूमि कर को, क्वेश्चन नंबर 121, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? ए में दिया है एग्रोनोमी, बी में दिया है शुल्काध्यक्ष, सी में दिया है सीताध्यक्ष और डी में दिया है अक्राध्यक्ष। ठीक है, तो देखिए, ये आपका सीताध्यक्ष जो था ये मौर्य काल में भूमि कर एकत्रित करने वाला अधिकारी था। ठीक है, तो सीताध्यक्ष इसका आंसर आपका हो जाएगा। और शुल्काध्यक्ष किसे कहते थे? देखिए, शुल्काध्यक्ष जो है राजकीय धन, जुर्माना इत्यादि कार्यों का अध्यक्ष था। और ये जो एग्रोनोमोई है ये कौन है? ये जैसे आजकल डीएम होते हैं, तो उस समय जिलाधिकारी होते थे एग्रोनोमोई मौर्य साम्राज्य में। और इनका मुख्य काम जो था मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी होता था ये एग्रोनोमोई। ठीक है, अच्छा, और अक्राध्यक्ष कौन था?
ये खानों का अध्यक्ष था, जैसे लोहे की खान और कोयले की खान होती है, तो इन सब का अध्यक्ष कौन कहलाता था? अक्राध्यक्ष। ठीक है। इसकी व्याख्या है, मौर्य काल में सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था तथा वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था। ठीक है। जो सीता अध्यक्ष था ये कृषि भूमि का अध्यक्ष था और ये भूमि कर वसूल करता था सीता अध्यक्ष मौर्य काल में। ठीक है। जबकि अग्रनोमोई जिले का अधिकारी कहा जाता था और शुल्काध्यक्ष ये विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूल करता था शुल्काध्यक्ष, और अक्राध्यक्ष ये खानों का नियंत्रण रखता था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय होती है उसे क्या कहा जाता है? सीता। ठीक है। तो मौर्य काल में राजकीय भूमि की जो व्यवस्था सीता अध्यक्ष द्वारा होती थी और इससे जो प्राप्त होने वाली आय होती थी उसे क्या कहते थे? सीता। और सीता अध्यक्ष कौन था? सीता अध्यक्ष जो भूमि से आय होती थी या भूमि से जो कर प्राप्त होता था उसे मौर्य काल में सीता अध्यक्ष एकत्रित करता था, तो ये सीता अध्यक्ष होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 123, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चरागाहों पर लगाया जाता था? ए में दिया है अक्सनिवी, बी में दिया है भाग, सी में दिया है भग्न प्रविष्टक और डी में दिया है विविध। ठीक है। तो जो चरागाहों में जो कर लगाया जाता था वो क्या था? विविध। और इसे वसूल कौन करता था? विविता अध्यक्ष। ठीक है। अक्सनिवी एक प्रकार का वस्त्र था ये आर्यों के समय में। ठीक है। और भाग ये प्राचीन भारत में एक प्रकार का कर था। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। व्याख्या है इसकी, मौर्य काल में चरागाह के अध्यक्ष को विविता अध्यक्ष कहा जाता था। प्राचीन भारत मौर्य काल में चरागाहों पर लगाए जाने वाले कर को विविता कहा जाता था। ठीक है। तो मौर्य काल में जो चरागाहों पर कर लगता था उसे क्या कहते थे? विविता या विविध। ठीक है। और इस कर को जो वसूल करने वाला मौर्य काल में अधिकारी था वो उसका क्या पद नाम था? विविता अध्यक्ष। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 में दिया है, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व एकत्र करने से संबंधित था? ठीक है। तो ए में दिया है समाहर्ता, बी में दिया है व्यवहारिका, सी में दिया है अंतपाल और डी में दिया है प्रदेष्टा। ठीक है। तो ये ए आंसर हो जाएगा समाहर्ता। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समाहर्ता के विषय में बार बार क्वेश्चन आता है तो इसका आपको ध्यान रखता है। जबकि अंत्यपाल कौन था? ये सीमा रक्षक या सीमावर्ती जो दुर्ग या किले थे उनकी देखभाल करता था। और जो प्रदेष्टा था ये आधुनिक जो कमिश्नर होते हैं, ये कमिश्नर रैंक के बराबर का अधिकारी मौर्य काल में प्रदेष्टा था। ठीक है। अच्छा, इसकी व्याख्या है, मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंत्यपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा मंडल स्तर का अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोल माप का प्रभारी था? ठीक है। तो तोल माप का जो अधिकारी था, ए में दिया है पोतवाध्यक्ष, बी में दिया है पण्याध्यक्ष, सी में दिया है सीताध्यक्ष, डी में दिया है सोनाध्यक्ष। तो ये जो पोतवा अध्यक्ष था मौर्य युग में ये माप तोल का अधिकारी था। ठीक है। जैसे आज भी जो अब तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गई, पहले जो लोहे के बांट थे उन पर मोहर लगती थी। तो ऐसे ही
आज भी देखभाल की जाती है मापतोल की। तो मौर्य युगीन अधिकारी थे ये जो मापतोल का प्रभार रखते थे, तो ये पोतवाध्यक्ष कहलाते थे। ठीक है। पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का, पण्याध्यक्ष जो है ये वाणिज्य और व्यापार का अध्यक्ष था। ठीक है। और सोनाध्यक्ष डी में दिया है, सोनाध्यक्ष ये बूचड़खाने का प्रभारी था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 126। 126 में दिया है मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो जो एग्रोनोमी थे ये आजकल जो डीएम होते हैं हमारे जिलाधिकारी, उसके रैंक के बराबर का अधिकारी था एग्रोनोमी, ये जिलाधिकारी। ठीक है। अच्छा, सी आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये मार्ग निर्माण की व्यवस्था को देखता था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मार्ग निर्माण। ठीक है। मापतोल का हमने देख ही लिया, कौन था अधिकारी, पोतवाध्यक्ष। ठीक है। और राजस्व से संबंधित कौन था, समाहर्ता। तो सी आंसर हो जाएगा इसमें आपका मार्ग निर्माण। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप इससे पूर्णतः लाभान्वित होंगे, और वीडियो का लाभ लेने के लिए इसे वीडियो को बार बार देखें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।